हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लेकर हम जो सीरीज चला रहे थे दोस्तों 50 क्वेश्चंस का, उसी क्रम में अब जो हम चला रहे हैं जो सभी जगह के पीसीएस एग्ज़ाम में लिए गए क्वेश्चंस के आधार पे है जो हम चलाएंगे। और 50 क्वेश्चंस का सेट रहेगा दोस्तों, और ज़्यादातर ऑथेंटिक बातें पे हम इस पे है जो कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक ही हो, रिसर्च के द्वारा है जो किया गया हो। आप ऐसे ही नहीं है जो किसी क्वेश्चंस पे है जो आप बोल रहे हो का एक नंबर है जो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज हम इसी क्रम में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। तो चलिए दोस्तों हम जो बात करेंगे, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। शास्त्रीय भाषा जिसको क्लासिकल कहते हैं, क्लासिकल कहते हैं। सबसे पहले इसमें जो दोस्तों जो बात की गई है, भाषा की बात की गई है। किसकी भाषा? मूल संविधान में भाषा जो थी दोस्तों कितना थी? 14। वर्तमान समय में भाषा कितना हो गया? 8 भाषा जुड़ने के बाद 22 भाषा हो गया है। सबसे पहला संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़कर है जो किया गया था, फिर 1992 में जोड़ा गया, फिर है जो 2003 में है जो मैथिली को जोड़ा गया, और 22 भाषा है जो वर्तमान समय में किया गया है। भाग 17 में है जो भाषा की है जो बात की गई है। अगर हम इसी क्रम में बात करें दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी, तो आपका जो हिंदी है वो 2011 जनगणना के अनुसार हिंदी है जो 43% बोली जाती है। उसके बाद बांग्ला बोली जाती है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों रिपोर्ट्स में कहीं कहीं तेलुगु तमिल दे देता है, और कहीं कहीं है जो बांग्ला दे देता है। तो इस थर्ड पे जो बांग्ला और तमिल में है, इसको है जो थोड़ा आप अपने स्तर से ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि अब क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों कि क्लासिकल भाषा, जो क्लासिकल भाषा है भारत में 6 प्रकार की है जो क्लासिकल भाषा का है जो दर्जा दिया गया। अगर क्लासिकल नृत्य बोले तो 8 प्रकार का दिया गया है। तो ये 2 क्वेश्चंस है जो यहाँ पर बनता है, 6 प्रकार का, एक 8 प्रकार का। तो 8 प्रकार का नृत्य हो गया और 6 प्रकार का है जो आपका भाषा हो गया। तो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सभी है जो दोस्तों है जो क्लासिकल भाषा। इसमें संस्कृत को ऐड कर दीजिए, और है जो 3 है 6 हो जाएंगे, एक और कोई भाषा है, तो 6 भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहे कि सभी क्लासिकल भाषा है, 6 भाषा है, और 4 इसमें आपका दे दिया है। और क्लासिकल नृत्य बोले तो 8। तो है जो एकदम केयरफुली इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किसे विरोधी कवि जाना जाता है? विरोधी कवि माने विद्रोही कवि या विरोधी कवि। तो काजी नजरुल इस्लाम। ये क्वेश्चंस का आप है जो बहुत बचपन से इस क्वेश्चंस को पढ़ते आ रहे हैं। काजी नजरुल इस्लाम को है जो विरोधी कवि है जो कहा जाता है। ये है जो बहुत सारे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, नराला, सुमित्रा नंदन पथ, मोहन राकेश, ये सब है जो कवि हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के महानतम कवि हैं। बिहार से अगर हम बात करें दोस्तों तो फणीश्वर नाथ रेणु का शताब्दी मनाया गया है, 100वीं शताब्दी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए कि इसमें फणीश्वर नाथ रेणु की 100वीं जयंती मनाई गई है। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन है जो बिहार में पूछा जा सकता है, इसीलिए क्वेश्चन को इसमें है जो हम उसको ऐड कर दिए। तीसरा नंबर है जो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है उसको है जो देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? किस स्थान पर अशोक के स्तंभ पाए गए? अगर हम दोस्तों अशोक की बात करें तो अशोक परिचय में मोहताज नहीं है। अशोक क्या है कि इनको महान सम्राट अशोक कहा जाता है, और इनका बिहार से बहुत बड़ा नाता है। और इन्होंने जो स्तंभ बनवाए, और स्तंभ क्या होता था दोस्तों कि जनता और राजा के बीच की जो कड़ी थी, जो आपको एक पत्राचार का जो माध्यम था, उस पत्राचार को एक संदेश का जो माध्यम था, वो है जो कहीं ना कहीं है जो अभिलेख था, उस पर लिख के जो बताया जाता था। तो अशोक के बारे में जानते हैं। 261 BC में है जो कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके बाद इन्होंने है जो धर्म की बात की, आत्मनियंत्रण की बात की, लोगों के कल्याण की बात की। तो इन्होंने है जो इसकी है जो बात की। सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ और लौरिया नंदनगढ़ में दोस्तों है जो इनके है जो स्तूप है, इनके है जो स्तंभ पाए जाते हैं, और अमरावती में है जो नहीं पाए जाते हैं।
बाकी और अगर अशोक के बारे में अगर आप जानते हैं दोस्तों, तो इनका है जो 14 अभिलेख है, 13 अभिलेख में है जो इनकी है जो कलिंग युद्ध का वर्णन है, धम्म की वर्णन 11 में है, ये जो क्वेश्चन पूछ देता है। छठा में आत्मनियंत्रण की बात करते हैं। फर्स्ट है जो इनका है जो पशु बल की निंदा की बात करते हैं। सबसे छोटा अभिलेख रोमी 2 अभिलेख है। दुर्लभ अकाल का जो वर्णन है 100 अभिलेख में किया गया है। लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख पे है जो मोर का चित्र है, ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है दोस्तों। तो इससे और बहुत सारे रिलेटेड हैं। इनको है जो मास की अभिलेख, गुज्जर अभिलेख, इनको कौन पढ़ा, जेम्स प्रीसेप ने है जो पढ़ा, पॉन्टिफेंथलर ने है जो खोज की। तो अशोक के बारे में इन्होंने है जो प्रचार के लिए है जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में अपने बेटी और बेटा को भेजा। तो निश्चित रूप से अशोक की बहुत बड़ी है जो एक है जो साम्राज्य रही है, और निश्चित रूप से जो अशोक है एक सम्राट अशोक था। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों है जो अशोक ने आजीविकों के लिए है जो बराबर की पहाड़ियों पर है जो उन्होंने जो बनाया था। तो ये सब चीज़ है जो आप अशोक के बारे में है जो पढ़ सकते हैं, और इम्पोर्टेंस और कुछ होगा तो दोस्तों आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनपुट दिया जाए, ताकि है जो आपको इस चैनल की जो खासियत है वो हमेशा बरकरार रहे, और आपकी जो हमारे साथ जो जुड़ने का जो एहसास है वो है जो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में है, रचनात्मक रूप में रहे, जिसे है जो आप एकदम है जो एक सही रूप में आपकी टाइम की बर्बादी ना होते हुए आपको एक सकारात्मक चीज़ है जो आपको हम आपके पास है जो पहुंचाए, यही मेरी मंशा होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अकबर के आदेश के तहत हमजनामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? दोस्तों एक बार क्वेश्चन है जो इससे पूछ देता है, ये है जो आप है जो जान लीजिएगा कि हमजनामा है जो उस समय का जो प्रमुख चित्रकार जो थे वो कौन थे अकबर के समय में। अकबर कोई मोहताज नहीं, मुग़ल इसका जो था हुमायूं का बेटा जो था अकबर था दोस्तों, और इन्होंने चित्रकला का कारखाना है जो बनवाया था। लेकिन जहांगीर के समय है जो चित्रकला सबसे ज़्यादा जो अपने चरम सीमा पर था, लेकिन इन्होंने है जो स्टार्ट करवाया था। इसी के समय है जो ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 के ईस्ट इंडिया कंपनी है की स्थापना हुई थी। तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको जोड़ कर पढ़ना पड़ेगा, तब है जो आप एक सही स्थिति सही दिशा में आप जाइएगा। फिर है दोस्तों कि इसमें है जो हमजनामा के जो प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों, वो है जो सैयद अली और अबू सम्मत थे। कौन थे? सैयद अली और अबू सम्मत। दसावंत और बसावन भी है जो दोस्तों है जो उस समय के जो चित्रकार है जो पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक और चित्रकार थे, लेकिन जो हमजनामा के प्रमुख चित्रकार थे वो है जो सैयद अली और अबू सम्मत, जो जिनको जरी कलम मोहम्मद हुसैन और श्री कलम है जो अबू सम्मत की उपाधि से नवाजा गया था। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो चीज़ था उसको है जो हम बताने का है जो प्रयास किया। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में है जो प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सातवाहन जो काल था वो है जो प्राकृत, ध्यान रखिएगा एकदम दिमाग में रखिएगा कि सातवाहन के काल में है जो प्राकृत भाषा का है जो प्रयोग किया जाता था। एक हॉल यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, जिनकी गाथा सप्त के लेखक हॉल है जो वो है जो सातवाहन के बारे में पूछा जाता है, सातवाहन काल के बारे में। तो है जो कम से कम है जो याद रखेंगे कि प्राकृत है जो उसकी है जो भाषा थी। आगे है क्वेश्चन दोस्तों, जो निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? देखिए दोस्तों इस संस्कृति के बारे में कहीं कहीं 4 संस्कृति की चर्चा की गई है, और कहीं कहीं है जो 5 संस्कृति की है जो चर्चा की गई है। तो पिग्गट ने है जो 5 संस्कृति की है जो चर्चा की है, उसमें अमरी, सोथी, कोडदीजी और झोब कृषि की है जो चर्चा है जो उसमें नहीं है। बाकी है जो ये 3 कृषि है, एक 9 कृषि है, 4 संस्कृति के बारे में है, लेकिन झोब कृषि की है जो चर्चा है जो नहीं की गई है। तो हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पे है दोस्तों। ये दयाराम साहनी ने है जो इसकी खोज की थी, और वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा के सबसे बड़ा शहर है जो राखीगढ़ी है जो भारत में है, हरियाणा में पड़ता है, और सूरजमल ने है जो इसकी खोज की है। और अगर बात करें हड़प्पा के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो निकला गया, अन्नागार है जो यहाँ से निकले हैं, नृत्य के निकले, तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से निकले, तो इसकी है जो चर्चा है जो हम लोग
बाद में करेंगे। ये जानते हैं कि नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, और उस सभ्यता को आज से अगर मिलाया जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विकसित सभ्यता भी उस समय थी। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने फरुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी दूतावास का नेतृत्व किया था। फरुखसियर का आप देखेंगे दोस्तों तो ये है जो औरंगजेब के बाद 1707 के बाद है जो फरुखसियर की है जो चर्चा होती है, और 1717 में इसकी सबसे बड़ा है कि शाही फरमान सुनाया था जिसमें 3000 रुपये लेकर है जो व्यापार करने के लिए जो खुला अवसर दिया था। तो इसका है जो सबसे बड़ी है जो चर्चा है जो इसको फरुखसियर को है जो उस समय की जाती है। दूसरा चीज़ कि दोस्तों इसके समय में जो था जो दूतावास का नेतृत्व जो किया था दोस्तों उस समय, अगर थॉमस रो की बात करें तो ये सब जहांगीर के काल में 1609 से 15 के आसपास में है जो ये सब आए हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव तो आप जानते हैं दोस्तों कि बाद में आया है, 1757 के आसपास में है। तो 1717 में फरुखसियर के काल में जॉन सुरमन आए थे, ऐसे सुरमन है, जॉन सरमन इनको नाम था, जॉन सरमन आए थे। और ये जो शिष्टमंडल जो आए थे दोस्तों ईस्ट इंडिया के प्रथम शिष्टमंडल के रूप में था। और इसके साथ एक हैमिल्टन एक आया था जो वो है जो चिकित्सक था, और जो फरुखसियर जो एक रोग से ग्रसित थे, शायद पांडु रोग से ग्रसित थे, उसको उन्होंने ठीक किया था। तो उस समय की है जो चर्चा है जो की जाती है, और कहा जाता है कि जॉन सरमन जो आया था उससे फरुखसियर है जो खुश हुआ था, और उसके बाद है जो इसके लिए है जो एक उपहार भी है जो दिया था। तो थॉमस रो का है जो आप देखेंगे तो 1609 से 15 के आसपास में है जो थॉमस रो की है। फिर रॉबर्ट क्लाइव 1757 में है। और ओएनजीआर के बारे में थोड़ा मुझे जानकारी नहीं है दोस्तों, आप जरूर इसको लिखकर कमेंट बॉक्स में जो जरूर दीजिएगा। और जॉन सरमन के बारे में भी है जो एक और था दोस्तों, सर चाइल्ड था, जो औरंगजेब ने उसको है जो अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो याद रखिएगा कौन था, चाइल्ड, कौन था, सर जॉन चाइल्ड था, जिसको औरंगजेब ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। रामोसी विद्रोह, संथाल विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, कोल विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह जो दोस्तों है जो पश्चिमी घाट के इलाके में बलवंत फरके और चित्तूर सिंह के समय है जो 1822 में हुआ था, यह आपका सही है। संथाल विद्रोह दोस्तों 1855 में, राजमहल भागलपुर से राजमहल पहाड़ी तो 1899 दे दिया, ये गलत है दोस्तों। बिरसा मुंडा जो है 1895 से 99 में हुआ था, तो बिरसा मुंडा को इसमें दे दिया है। और संथाल के जो थे सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, और उसकी 2 बहन भी थी, वो बहन का नाम है जो अभी हम भूल रहे हैं, लेकिन साथ में 2 बहन भी थी। तो 1855 में है जो उस विद्रोह को है जो स्टार्ट हुआ था। तो आदिवासी विद्रोह बहुत लंबा है दोस्तों, 1700 से 1757 के बाद आदिवासी विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, और 1914 तक जो गांधी जी के जो था उस समय तक है जाता है। और कहा जाता है कि इसमें संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और मुंडा विद्रोह जो बहुत बड़ी भूमिका है जो आदिवासी आंदोलन में है जो निभाते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों आज है। फिर रंगपुर विद्रोह गिरजी नारायण 1783, और कोल विद्रोह बुद्धो भगत 1831। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये है जो 1855 होना चाहिए। और सिंधु, चांद, भैरव, ये है जो 4 प्रकार के उनके भाई थे और बहन मिलकर है जो संथाल विद्रोह की है जो चर्चा की है। कार्ल मार्क्स ने भी है जो इस पर टिप्पणी की है, उनको नानकिंग विद्रोह से है जो इसकी चर्चा की है। उसने और है जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी है जो इस विद्रोह के बारे में है जो चर्चा है जो अपने लेखन में किया है। अहरार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अहरार आंदोलन, आप ये दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के समय अहरार आंदोलन की स्थापना हुई थी, और इसमें मोहम्मद अली जो थे इस संस्थापकों में से एक थे। और जो स्वदेशी आंदोलन थे वो आपके बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है जो स्वदेशी आंदोलन के वह जो प्रमुख थे। तो इसमें लॉर्ड कर्जन था, बहुत बड़ी घटना थी जो आपकी बंगाल विभाजन जो हुई थी उसके बारे में है जो ये हम देखेंगे। तो मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे। इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत भी की थी, ये भी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों अहरार आंदोलन का। और इसके 20वीं शताब्दी मैंने 1905 में जब स्टार्ट हुआ तो दोस्तों 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। अलीगढ़ आंदोलन है जो दोस्तों 1916
में सर सैयद अहमद खान, जिसमें गांधी जी है जो भी है जो इसमें है जो अपनी भूमिका निभाए थे। तो ये है अलीगढ़ आंदोलन राष्ट्रपक्ष समर्थन, राजनीतिक समर्थन किया था। ये है जो क्या है कि मुस्लिम महिलाएं हैं जो 1905 स्वदेशी में है जो उन्होंने अपनी है जो भागीदारी नहीं निभाई थी, और इसी का परिणाम था कि जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें खिलाफत आंदोलन के साथ है जो दोनों मिलकर काम किया, और हमने है जो एक नया इतिहास, 100 वर्षों तक ऐसा इतिहास जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रसिद्ध के रूप में महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है जो आया, तो बहुत ही बड़ी है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की है जो बात है जो की जाती है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 होना चाहिए, 4 आंसर गलत है। अलीगढ़ नहीं रहता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन अलीगढ़ विशेष प्रकार से दिया और मुस्लिम है जो उस समय समर्थन नहीं किया था। इसी में कहा थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, जब भारत में लोग कपड़ा जला रहे थे तो निष्ठुर बर्बादी है जो उन्होंने कहा था, और निष्ठुर बर्बादी है जो असहयोग में भी कहा कि निष्ठुर बर्बादी है। तो इस सब तरह के क्वेश्चन है जो दोस्तों जो आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 है ऑप्शन, हाँ तो ये आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सूफी संतों के कालक्रम, सूफी संतों के कालक्रम की है जो हम बात करेंगे। सूफी संतों के कालक्रम में नसरुद्दीन चिराग दिल्ली, शेख मोहद्दीन सिजदी, नहीं चिश्ती है दोस्तों, सिजदी नहीं है, क्या है चिश्ती होना चाहिए, सिजदी लिख दिया है। बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों शेख मोहद्दीन चिश्ती है जो आप है जो इस सूफी संतों के काल का है जो स्टार्टिंग माना जाता है। उनके चेले बाबा फरीद थे, और फिर उनके जो चेले थे निजामुद्दीन औलिया थे। तो चिराग दिल्ली के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन इस ऑप्शंस के अनुसार है जो 2, 3, 4, 1 है जो आंसर हो जाना चाहिए। 2, 3, 4 अगर हम अगर बात करें बिहार में, अगर बात करें तो सैयद अहमद शहीद से स्टार्ट होता है, बहावी आंदोलन की बात है जो वहाँ से होती है। फिर फिरदौसी की बात होती है, सुहरावर्दी की बात होती है, जिसमें है जो यामा मनेरी साहब जो मनेर के थे उनकी बात होती है। फिर है जो दोस्तों एक और थे जिनकी है जो मौत है जो शेर खान है जो बालाकोट में कर दिया था। तो बहावी आंदोलन के बहुत बड़े नेता और पटना प्रमुख केंद्र था, वो है जो यूपी से आए थे, रायबरेली से, बरेलवी साहब, यह याद आ गया, शाह अहमद बरेलवी साहब जब आए थे, पटना में उनका केंद्र था। और इनकी है जो आगे है जो लियाकत अली और विलायत अली है जो आगे जाते हैं, इनके वो बहावी आंदोलन को आगे ले जाते हैं, जिनके 1854 और 58 में विलायत अली और 58 में इनायत अली की मृत्यु हो जाती है। और सैयद अहमद बरेलवी साहब है जो बालाकोट में है जो मारे जाते हैं, और वह है जो बहावी आंदोलन के बहुत बड़े नेता के रूप में उभरते हैं, और वह जो बिहार में इसका है जो प्रमुख केंद्र के रूप में है। तो बिहार की हम बात है जो थोड़ा सा है जो इसमें ऐड कर दिए, लेकिन इसका आंसर है जो बी होना चाहिए। बहुत लंबा अगर डिस्कशन होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, वीडियो ज़रूर देखिए, आप काम लाइक वीडियो है, आपकी समग्र चीज़ें बिहार, करेंट, हिस्ट्री, मैंने सब चीज़ों का आपका है जो समागम है जो देखने को मिल सकता है। और यही है जो खूबसूरती है इस चैनल की, और आप लोग का सपोर्ट और सहयोग ने है जो इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है, आप सबका इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 1931 के त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या, 1931 के त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या किसने की थी? ये बहुत बड़ी घटना थी दोस्तों। त्रिपुरा कहाँ पर पड़ता है आप देख लीजिए, मैप में आप देखिएगा तो त्रिपुरा है जो दोस्तों यहाँ पर है जो त्रिपुरा पड़ता है, और बांग्लादेश से 3 ओर से है जो घिरा हुआ क्षेत्र कौन है? त्रिपुरा। शून्य रेखा कभी कभी पूछ देता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को जो शून्य रेखा है जो बोला जाता है, समझ गए दोस्तों। तो त्रिपुरा यहाँ पर है, त्रिपुरा की राजधानी है जो अगरतला है, और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री जो है बिप्लब देव है। आपने कुछ दिन पहले त्रिपुरा से एक है जो नदी बनी थी दोस्तों, जिसके है जो प्रधानमंत्री ने है जो उद्घाटन किया था, जिसका नाम था फैनी नदी, और इसकी जो किलोमीटर थी 1.9 किलोमीटर सबरूम से है जो रायगढ़ संबरूम से रायगढ़ है जो, और 133 करोड़ रुपया का ये पूरा प्रोजेक्ट था दोस्तों। हमने करंट को ऐड किया है, आप जरूर है जो समझने का है जो प्रयास कीजिएगा। तो वही है त्रिपुरा दोस्तों। इससे है जो 5 क्वेश्चन है जो हमने बताने का प्रयास किया, और हम क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत सारी चीज़ है जब हम बताएंगे तो और इसमें चीज़ ऐड हो जाएगी, लेकिन हमें जो वर्तमान समय में भी चलते हैं। और इसके है जो एक थी सुनीति चौधरी, एक घोष थे, इसका आंसर है जो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें संति दिए हुए दोस्तों, लेकिन एक घोष थे, संत घोष थे और सुनीति चौधरी थी, ये ऑप्शन नहीं है।
आंसर सी होना चाहिए, लेकिन सुनीति चौधरी में थे और एक घोष थे, शायद उनका नाम उपनाम हो सकता है, वो है जो हमें नहीं मालूम, लेकिन है जो उनका है जो आंसर होना चाहिए ये सुनीति चौधरी एंड घोष। ये त्रिपुरा के बारे में था दोस्तों, हमने है जो अभी बताया त्रिपुरा से रिलेटेड जो भी चीज़ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा क्षेत्र किस वंश का राज था? देखिए दोस्तों, गजनवी के बारे में ही हम लोग जान जाते हैं और बाकी है जो हरियाणा से रिलेटेड हमें नहीं है कुछ। तो गजनवी जो दोस्तों वो ऐसे तोमर राजपूत वंश था वहाँ पर आई थिंक। और गजनवी के बारे में जानते हैं कि गजनवी ने है जो किस प्रकार से भारत पे आक्रमण किया और पहला है जो अरबों का आक्रमण और भारत में मुस्लिम वंश का संस्थापक के रूप में है जो गजनी को है जो जाना जाता है। उन्होंने किस प्रकार से है जो सोमनाथ को लूटा 1027 में, तो इस प्रकार 1025 में सोमनाथ को लूटा। तो इसमें है जो दोस्तों है जो गजनी के बारे में है जो अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ, पहला युद्ध किसके साथ हुआ, तो इस चीज़ को है जो आप गजनी के बारे में है जो जानने का प्रयास करेंगे। तो गजनी से ये हरियाणा से क्वेश्चन था, इस पे है जो ज़्यादा, लेकिन गजनी से रिलेटेड था। बाकी है जो और जो इम्पोर्टेंट से हो इसमें है जो आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। अगर देखना है दोस्तों तो कुछ है जो हम है जो गजनी के बारे में ही बताने का है जो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलते हैं। भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? तो नामदेव दोस्तों पंढरपुर महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, और विट्ठल को पूछते थे। पंढरपुर एक जगह है, भीमा नदी के आसपास है, ये भीमा नदी के किनारे पंढरपुर है। हाँ भीमा नदी, शायद भीमा नदी ही है पंढरपुर में। और गुजरात के थे, गुजरात के नहीं थे, वो दर्जी के पुत्र थे। कई अमंग गुजरात के एक नहीं थे, महाराष्ट्र के थे। ये है जो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो है जो आपका 1, 3 और 4 है जो इसका आंसर होगा। 1, 3 और 4 है जो इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए भारत के 4 पुरातात्विक स्थल, नीचे दिए गए भारत के 4 पुरातात्विक स्थल के बारे में पहचानिए। तो दोस्तों आप अगर मैप पर देखिएगा तो भूर जो हो जिस पे कुत्ता के साथ सब मिला है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो एक ऊपर हो गया उत्तर, फिर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका है जो दोस्तों है जो मध्य प्रदेश के आसपास में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका है। और पिक्कीकल कर्नाटक के आसपास है दोस्तों। पिक्कीकल जो है कर्नाटक के आसपास में है। गुजरात में भीमबेटका है, थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, हम थोड़ा कंफ्यूज कर गए हैं कि गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है शायद है जो भीमबेटका है। और अटीरा पक्कम ये है जो दोस्तों साउथ में है। इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी, लेकिन नाम से है जो ये है जो साउथ में होना चाहिए। तो इसके अंदर से SQR ये तीनों तो क्लियर था दोस्तों। तो SQR और P है जो आंसर इसका हो जाएगा, और यह है आंसर D होगा। इसका आंसर D होगा। मैंने देखा आंसर इसको, इसका आंसर है जो D है। इसका आंसर है जो D है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसका अर्थ है एक ऐसे अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसका राजस्व संग्रह का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। तो दोस्तों आज भी हम जानते हैं, और उस समय भी 18वीं शताब्दी में भी 3 प्रकार के कर के बारे में है जो बोला गया है। इजारेदारी, जिसको अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, रैयतवारी और महालवारी, 3 प्रकार के थे। यह है जो दोस्तों कार्नवालिस के समय लागू किया गया था 19% भाग पे। रैयतवारी जो है 51% भाग पे किया गया था, जिसका है जो रैयतवारी थे वो है जो 51% 1820 में किया गया था। और ये है जो मद्रास था, असम था और संयुक्त प्रांत के कुछ इलाके में था। और यह जो हाल्ट मैकेंजी नहीं, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड सॉरी। और महालवारी जो था दोस्तों ये है जो आपको 30% भाग पे था, 1822 में इसको किया गया था। और इसकी है जो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा है जो इसकी है जो की गई थी। तो ये है जो दोस्तों, और उस समय इजारा प्रथा है जो चलता था दोस्तों। कौन सा प्रथा था? इजारा प्रथा है जो चलता था। क्या नाम था? इजारा प्रथा। तो यह है इजारा। तो इसका आंसर है जो अधिकतम बोली वाले को दिया जाता था इजारा। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प? मनसबदारी, 1575 में मनसबदारी प्रथा।
और इसकी विशेषता से संबंधित था। मनसबदार किसको कहा जाता था उसमें? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप है जो जैसे ही देखिएगा जात सवार, ये है जो क्वेश्चन था, जात है जो अधिकारी टाइप का था और उस सवार है जो उसमें रखा जाता था और हर साल है जो बदला जाता था इसमें, और कोई वंशानुगुणत पद नहीं था जात सवार में। तो ये है जो मनसबदारी प्रथा है जो 1575 में जो चालू किया गया था। आप है जो ध्यान रखिएगा इसका। औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व निम्नलिखित बंदोबस्त में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली, देखिए तो जहाँ देखिए आप क्वेश्चन, अगर आपको जिस प्रकार से लगा कि भाई गलत है तो वही देख लीजिए। 1790 में वेलेस्ली आ ही नहीं सकता है। 1899 से वेलेस्ली आता है और 1905 तक है जो 1799 से है जो वेलेस्ली आता है 1805 तक। तो 1790 में कर्नवालिस था, तब वेलेस्ली नहीं। तो यही ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा। सिंपल है जो आप देख लीजिए। बाकी है जो ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए। जमींदारों को अपनी जमींदारी में पूरी जमीन के मालिक के रूप में प्राप्त, सही है। भूमि स्वामित्व को वन संगुणित बनाया, हाँ सही है। जमींदारों को ज़मीन बेचने का अधिकार दिया गया, हाँ उसमें है जो दोस्तों है जो इसका आंसर है जो आपका ए हो जाएगा। इसका आंसर है जो कौन सा सही नहीं है? तो ए है जो सही नहीं है, बाकी है जो सब सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। पिटरा ड्योरा, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पिटरा ड्योरा बिना देखे हुए मारना है। जहाँ पर नक्काशी फकाशी की बात आ जाए उस पिटरा ड्योरा कहते हैं। ये है जो इस प्रकार से दीवार में है जो उस समय जो मुगल काल में है जो पुराने काल में है जो किया जाता था उसको पिटरा ड्योरा कहते थे। तो आंसर हो जाएगा बी। ये सब क्वेश्चन पे समय नहीं देने का है। क्या है? नहीं देने का है। अगर दीजिएगा तो आपकी टाइम की लोगी। नहीं देने का है, एकदम नहीं देने का है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। संविधान के बुनियादी ढांचे जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर निम्नलिखित मामले से है जो, तो मिनरवा मिल्स एक मिल था। नान की पालकी वाला बहुत बड़ा केस था दोस्तों। नान की पालकी वाला ने इंदिरा गांधी को नाक में दम कर दिया था और इनको वापस जब एम्बेसडर बना के भेजे गए थे अमेरिका, इनको वापस बुला लिया गया था। ये मिल्स था एक औद्योगिक कंपनी थी जिसका है जो मिनरवा मिल्स का है जो केस है जो उन्होंने लड़ा था। गोलकनाथ 1967। इंदिरा गांधी राज बनाम, बहुत बड़ी केस है दोस्तों इंदिरा गांधी राज बनाम, जिसमें इंदिरा गांधी को है जो वापस है जो मजबूर कर दिया था। और केशवानंद भारती 1973। 80, 67, इन है जो 75 और केशवानंद भारती है जो 73। इससे मिला लीजिए। ये है जो उसके अनुसार से बुनियादी ढांचे का है जो इसका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आप मिला लीजिए। देखिए आंसर केशवानंद भारती के बारे में ये हो जाएगा 1973, ये हो जाएगा 1975, ये हो जाएगा 1967, ये हो जाएगा 1980। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? 67। 2 पहले आ जाएगा, 2 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 3 आ जाएगा, 2, 4, 3, 1, बी आंसर हो जाएगा इसका। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पास किया जाता है। आप जानते हैं वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पास किया जाता है। लोकसभा, ठीक है। निचला सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, सही है। लेकिन कुछ ऐसे जो है वो है जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जैसे एंग्लो इंडियन का होता है। अब खत्म कर दिया है, लेकिन है दोनों कथन है जो सही है। ये जो लोकसभा में पारित किया जाता है 110, और ये जो 543 है जो टोटल है जो इसमें सीटें हैं। 552 है जो अधिकतम सीटें हैं। लोकसभा में को है जो 81 में है जो लोकसभा की बात है जो की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर की दोनों सत्य है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या है जो नहीं कर रहा है। भारत की संप्रभुता, एकता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो प्रस्तावना राजनीति में दे सकते हैं। तो मौलिक अधिकार तो किस में है दोस्तों? प्रस्तावना में है। आप जानते हैं इस क्वेश्चन को। प्रस्तावना जो संविधान का पृष्ठ के प्रतिबिंब के रूप में है जो इसको लिखा गया था, और है जो इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में है जो जब है जो वहाँ पर संविधान सभा में पढ़ा गया तो लोगों ने इसका समर्थन किया। बोला कि एक दर्शन है, एक स्पष्ट रूपी प्रतिबिंब है जो संविधान के बारे में बताता है। तो जो सब संप्रभु बने, आप अपने शरीर के ऊपर आप संप्रभु हो सकते हैं। इसलिए किसी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में संप्रभु खुद हो सकता है, जिस प्रकार से भारत है। एकता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अखंडता की बात करता है। तो प्रस्तावना में राज के नीति निर्देशक तब आयरलैंड से 56-36 से 51 में। मौलिक कर्तव्य रूस से कब मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है जो जोड़ा गया है। 2002 में है जब 86
संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य को है जो जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह जयंती के अनुसार स्वर्ण सिंह इसके कमेटी के अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकार के बारे में अगर कहा जाता है दोस्तों तो 12 से 35। बहुत बड़ी चर्चा है दोस्तों, एक क्वेश्चन में 1 घंटे लग जाएंगे जब डिस्कशन होंगे इसके। तो दोस्तों इस प्रकार से है जो ये आपका आंसर सही होगा ए। आगे बढ़ते, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस से है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है आपकी है जो फ्रांस की क्रांति 1789 से है। और न्याय की बात करें, राजनीतिक आर्थिक जो न्याय है वो रूस की क्रांति 1917 से है जो लिया गया है। सब क्रांति के बारे में तो 1773 में अमेरिकी क्रांति, चीन की क्रांति है जो 1921 मंचू राजवंश 1911 में है जो बोला जाता है। फिर 1949 में बोला जाता है कि जब माओत्से है जो जब उसमें माओवादी कम्युनिस्ट का जब विभाजन होता है, रूस की नीति, स्टालिन की नीति और माओ की नीति में जब विभाजन होता है तो उस समय भी 1949 में उस क्रांति को बोला जाता है। और 1911 में मंचू राजवंश, 1917 में रूस की क्रांति है जो बोला जाता है। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हिंदुस्तान अथवा भारतवर्ष, इंडिया अथवा हिंदुस्तान, इंडिया अथवा भारत, भारत देश। ये है जो इंडिया अथवा भारत है जो भाग 2 में है जो इसको बोला गया है दोस्तों। इंडिया डेट इज भारत, भारत डेट इज इंडिया। इस पे अभी है जो लोकसभा में बहस भी हुई थी कि भारत हिंदुस्तान करने के लिए इसको अभी है जो एक अश्विनी कुमार उपाध्याय बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने PIL दायर किया था और बोला था कि हिंदुस्तान होना चाहिए। तो इंडिया डेट इज भारत ये है जो भाग 2 में है जो इसको बोला गया है। तो हमारे नाम है जो कैसा इंडिया अर्थात भारत है जो बात की गई है संविधान में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधन का उल्लेख किस में है? तो 51 में है, आप दोस्तों जानते हैं। और UNO, हम UNO की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों कि UNO जो शांति की बात करता है उसकी जो धारा 7 है, उसका जो अनुच्छेद 7 है और भारत का 51 है, दोनों शांति की बात करता है। तो हम UNO की बात को भी लेकर है जो दोस्तों है जो चलते हैं। और यह जो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखे हैं और राज्य की गारंटी है कि है जो किस प्रकार शांति सुरक्षा बनाया जाए। तो 9वीं अनुसूची 1951 में है जो 1951 में जोड़ा गया था दोस्तों, और जो जे नेहरू के द्वारा है जो जोड़ा गया था। और इसमें है जो क्या था कि कोई भी विधि बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल देता था। तो है जो दोस्तों नहीं, और 9वीं अनुसूची नहीं, सॉरी, हम 7वीं अनुसूची पे थोड़ा सा मूव कर गए थे। 9वीं अनुसूची है जो कृषि सुधार से था। और बिहार है जो सबसे पहले जो बिहार से ही केस है जो सबसे पहले आया था और 9वीं अनुसूची पे है जो बात हुई थी। तो जो भी थे 9वीं अनुसूची में है जो कृषि भूमि सुधार से रिलेटेड था। सॉरी दोस्तों, हम 7वीं अनुसूची को इसमें जोड़ दिए थे तो मिस्टेक हो गया, आप उसको सुधार लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत भारत के कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार को सीधे सर्वोच्च न्यायालय अगर कहे तो अनुच्छेद 32, अगर हाई कोर्ट का है तो 226। अब 35 में है तो बता ही दिए कि 12 से 35 मौलिक अधिकार। 14 में है जो समता का अधिकार। 9वीं अनुसूची के बारे में है जो बता ही दिए। तो दोस्तों अभी है जो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और हम है जो यहीं तक रखते हैं, फिर आगे है जो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको ज़रूर 25 क्वेश्चन तो 250 क्वेश्चन आपको ज़रूर आना चाहिए, ये मेरा वादा है। और आपसे उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप है जो मेरा सहयोग कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो लोगों तक है जो हमारी आवाज़ को पहुंचाया जाए। और आप में इसमें एक संचार के रूप में काम कर सकते हैं, आप एक भागीदारी के रूप में काम कर सकते हैं। और इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी जो सहयोग है उस सहयोग को है जो हम हमेशा आभारी के रूप में है जो देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। एक स्वस्थ चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी जो सहयोग है वो है जो कहीं ना कहीं सराहनीय है। धन्यवाद।